Hello students, I am Vinita Srivastav, class 12th, Biology, Chapter 6, Molecular Basis of Inheritance। स्टूडेंट, इसमें हम बेसिकली बात करेंगे या कर रहे हैं डीएनए और आरएनए के बारे में। ये क्या है डीएनए आरएनए? तो ये क्या है भाई? ये न्यूक्लिक एसिड है ना। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एनिमल्स हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब कोई भी ऐसा एक सीक्वेंस जो कि पेरेंट से इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन तक लेकर जाएगा, वो क्या है? पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन जो होती है अंदर की, उसको नेक्स्ट जनरेशन तक लेकर जाएगा। कौन लेकर जाएगा? क्या है वो? डीएनए है भाई। ओके लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी मिलेंगे जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता है। तो उसमें हम वायरस के बारे में बात कर सकते हैं। कुछ वायरसेस हैं जैसे कि रेट्रोवायरस, उनके पास जेनेटिक मटेरियल एज ए आरएनए ही प्रेजेंट होता है। ओके तो अब अगर मैं बात करूं ह्यूमन के बारे में, तो ह्यूमन के केस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 होते हैं ना। तो ह्यूमन के में कितने होते हैं भाई? 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्रोमोसोम्स नंबर को अलग अलग रेस्पेक्ट में मेजर किया जाता है, और डीएनए का मतलब, और जो डीएनए का कंटेंट है वो न्यूक्लियोटाइड के बेसिस पर मेजर किया जाता है। देखिए न्यूक्लियोटाइड है क्या? देखो पहले ये देखिए कि ह्यूमन के केस में जो 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो डिप्लॉइड सेल में तो 46 होते हैं इन अ डिप्लॉइड सेल, बट हैप्लॉइड सेल में कितने होंगे? जस्ट हाफ 23। तो इसी के साथ साथ बेस पेयर के बारे में भी बात करें कि ह्यूमन की बॉडी में हैप्लॉइड या डिप्लॉइड कंटेंट है, कितना अमाउंट है, कितने नंबर ऑफ बेस पेयर हैं। तो अगर हम डिप्लॉइड कंडीशन के बारे में बात करते हैं तो कितना होगा? इट विल बी 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। और हैप्लॉइड कंटेंट के बारे में बात करें तो 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। और इकोलाई में 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर होता है। अब मैं बात करती हूँ डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। तो डीएनए का स्ट्रक्चर जो हमारे पास है वो एक पेंटोज शुगर है, मीन्स हमारे पास 5 कार्बन की शुगर है। ये किसी ना किसी से तो जुड़ी होगी। किससे जुड़ी होगी? ये फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ी है। साथ साथ इसके पास प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन बेसिस। ओके अब ये नाइट्रोजन बेसिस, ये फॉस्फेट ग्रुप किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ये सब पता होना चाहिए हमें। ओके तो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ कि डीएनए के पास 2 स्ट्रैंड हैं, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये देखिए अब ये हेलिकल की फॉर्म में है, यानी कि बाइंडिंग हो रखी है। अगर मैं इसे आपको जैसे कि डीएनए के स्ट्रैंड जो हैं, अगर इसे हम हॉरिजॉन्टल देखते हैं, जैसे कि देखिए साइड में है ना, हॉरिजॉन्टली अगर हम इसको देखेंगे तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड किस चीज़ से बने हैं? पेंटोज शुगर फॉस्फेट से बना है। यानी कि इसकी जो बैकबोन है वो किसी भी एक डीएनए के वो पेंटोज शुगर फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है। ओके किससे मिलकर बनी होती है? पेंटोज शुगर फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है। और यहाँ पर कुछ हैंगिंग स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिएगा नीचे, इसको आपको हैंगिंग स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं वे एक दूसरे के साथ बाइंड करेंगे, क्योंकि जो दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए का, उसके पास भी कुछ हैंगिंग स्ट्रक्चर है जो आपस में आकर जुड़ते हैं और डबल स्ट्रैंडिंग डीएनए बन जाता है। ये जो हैंगिंग स्ट्रक्चर अंदर की साइड हमने बनाए हैं, ये क्या है? दीज आर नाइट्रोजन बेसिस। अब बात करते हैं कि नाइट्रोजन बेसिस कितने टाइप्स के होते हैं। नाइट्रोजन बेसिस 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। ओके तो इनमें अब क्या डिफरेंसेस है भाई? बेसिकली इनमें क्या डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है। प्यूरिन में क्या नाइट्रोजन, मतलब कौन से नाइट्रोजन बेसिस
आएंगे और पायरिमिडिन में कौन कौन से नाइट्रोजन बेसिस आएंगे। देखिए प्यूरिन हमेशा डबल रिंग लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में होते हैं, जबकि पायरिमिडिन सिंगल रिंग लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में होते हैं। प्यूरिन में क्या आएगा, एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडिन में साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। प्यूरिन पायरिमिडिन के साथ मिलकर बॉन्ड बनाता है। वो किसी भी डीएनए के स्ट्रक्चर में डबल हेलिकल डीएनए में जो एक नाइट्रोजन बेसिस है, जैसे कि देखिएगा, जैसे ए मीन्स एडेनिन, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा टी होगा, और जी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा सी होगा। देखिए ये कौन से बॉन्ड से, मतलब कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, ये आपस में कैसे जुड़ते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए हमको। न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है उसमें एक शुगर और एक फॉस्फेट है, ये बैकबोन होती है डीएनए की, और नीचे की साइड हैंगिंग स्ट्रक्चर है, वो है N2 बेसिस। अब शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो एस्टर बॉन्ड कहलाते हैं, और एक फॉस्फेट दोनों साइड से शुगर के साथ बॉन्ड बना रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज़, मतलब ये दोनों कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ओके, इसी तरह से एक शुगर और एक N2 बेसिस के बीच में भी बॉन्ड बनता है, नाइट्रोजन बेसिस के बीच में, उसे कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट। देखिए अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट हैं जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और वो कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ये आपको पता होना चाहिए, तो पता हो चल गया हमको। तो ये एक बैकबोन बन चुकी है डीएनए आरएनए के। अब देखिए डीएनए और आरएनए के बीच में भी कोई ना कोई डिफरेंसेस होगा। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो डीएनए के पास ये जो न्यूक्लियोटाइड है पूरा का पूरा, ये जो है ना, तो उसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये पूरे को किसे कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। शुगर, पेंटोज, नाइट्रोजन बेसिस जब भी आपस में जुड़ेंगे तो वो क्या करेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और यहाँ पर तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं डीएनए इज़ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेसिस हैं, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि डीएनए में मिलेंगे। और आरएनए में क्या मिलेगा, क्या डिफरेंसेस है, देखिए आरएनए में थायमिन नहीं मिलेगा, उसकी वजह से उसकी जगह पर आपको यूरेसिल प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आरएनए की बात करें हम, है ना, हम अगर यहाँ पर आरएनए की बात करें तो आपको पता चलेगा कि आरएनए के पास सेकंड प्राइम पोजीशन पर सेकंड कार्बन की जो पोजीशन होती है वहाँ पर फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसे हम एडिशनल ग्रुप भी कहते हैं। और इसी एडिशनल ग्रुप की वजह से आरएनए ज़्यादा रिएक्टिव होता है और डीएनए स्टेबल होता है। आरएनए इज़ मोर रिएक्टिव देन डीएनए, ठीक। और अब यहाँ देख रहे हैं कि यूरेसिल प्रेजेंट है, उसकी वजह से भी यूरेसिल प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से भी आरएनए ज़्यादा रिएक्टिव होता है, डीएनए स्टेबल होता है ना। अब मैं आपसे बात करूंगी कि डीएनए की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, है ना। तो वॉटसन और क्रिक ने बताया था कि यहाँ पर डीएनए में डीएनए में क्या होते हैं, 2 स्ट्रैंड होते हैं। डीएनए में कौन कौन से फीचर्स हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो एंटी पैरेलल होता है। दूसरा इन्होंने बताया कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री होती है, मतलब एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ेगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है ए जो होता है एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है टी के साथ, और ग्वानिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा सी के साथ। यहाँ पर आप पूरा का पूरा टर्न जो आप देख रहे हैं, इस हम पूरे टर्न में जो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर हैं वो 10 होंगे, 10। मतलब एक टर्न में एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर होंगे, 10 बेस पेयर होंगे, ठीक।
अब ए जुड़ेगा टी, जब ए टी के साथ जुड़ेगा, ठीक है, जब ए टी के साथ जुड़ेगा, जी सी के साथ जुड़ेगा, तब भी तो बीच में कोई बॉन्ड बनेगा। उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? वो बॉन्ड कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो पूरी की पूरी पिच है, जो पिच होती है ना, वो 3.4 नैनोमीटर की होती है। ओके, अब मैं बात करती हूँ, अच्छा सेंट्रल डोग्मा की बात करते हैं अब हम, कि सेंट्रल डोग्मा क्या है। देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन करता है, मतलब वो अपनी मल्टीपल कॉपीज़, जो अपनी कॉपीज़ बनाता है, अपना ही डुप्लीकेट बनाता है ना। तो डीएनए जब रेप्लिकेशन करता है और आरएनए बनाता है, रेप्लिकेशन करता है तो फिर आरएनए बनाता है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास थी, वो इन्फॉर्मेशन एमआरएनए के पास चली जाती है। जो एमआरएनए के पास है वो फर्दर किसे कन्वे करेगा? प्रोटीन के पास। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। बेसिकली हमारी बॉडी की जो नीड है वो है प्रोटीन। मीन्स सेंट्रल डोग्मा एक ऐसा सीक्वेंस है, ऐसा स्टेप है, स्टेप्स का मतलब जिसके अंदर डीएनए पहले रेप्लिकेट करेगा, मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा, देन वो अपने इंफॉर्मेशन डीएनए के पास जो थी वो मैसेंजर आरएनए में जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद वह एमआरएनए प्रोटीन में बदलेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ओके, अब मैं बात करती हूँ डीएनए पैकेजिंग की, कि डीएनए पैकेजिंग कैसे होता है। इसमें हम पढ़ेंगे कि डीएनए जो पैक किया, डीएनए को पैक किया तो किया कैसे क्रोमोसोम में। आपको यहाँ मतलब आपको पता है कि हमारे क्रोमोसोम की लेंथ, टोटल क्रोमोसोम की लेंथ कितनी है। अगर हमारे एक सेल से मतलब एक सेल से एक क्रोमोसोम को, एक सेल से क्रोमोसोम्स को अगर निकाल दिया जाए तो उनकी लेंथ कितनी होगी, हमारी एनसीईआरटी में गिवन है 2.2 मीटर, मीन्स 2 मीटर से भी ज़्यादा। और जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो कितना है? ओनली 10⁻⁻6 मीटर। ओके, तो इतने बड़े डीएनए को इतने छोटे से न्यूक्लियस में कैसे भरोगे? देखिए, डीएनए के 2 स्ट्रैंड हेलिकल फॉर्म में होते हैं, ये ऐसे ही न्यूक्लियोसोम में नहीं डालेंगे, अभी इसकी फोल्डिंग भी तो नहीं हुई है। आपको पता है कि डीएनए का नेचर कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है। डीएनए इज़ अ एसिडिक मॉलिक्यूल। तो हमें डीएनए को रैप करना होगा, जैसे ऊन के गोले को बना लेते हैं ना, वैसे ही, जिससे कि ज़्यादा डीएनए कम स्पेस में आ जाए। लेकिन किसके ऊपर रैप करेंगे डीएनए को? डीएनए को रैप करने के लिए प्रोटीन लेंगे, जैसे कि हमारी ये फिस्ट होती है ना, वैसे। अब देखिए, डीएनए एसिडिक मॉलिक्यूल है, तो डीएनए को अट्रैक्ट रखने के लिए प्रोटीन बेसिक मॉलिक्यूल होगा। तो बेसिक मॉलिक्यूल लेंगे और बेसिक मॉलिक्यूल के ऊपर डीएनए को रैप कर देंगे, ताकि ज़्यादा डीएनए कम स्पेस में रैप हो जाए। ये जो प्रोटीन है किसके ऊपर, जिसके ऊपर डीएनए रैप होता है, उसे कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन इज़ अ बेसिक प्रोटीन। अच्छा, कोई भी प्रोटीन बेसिक बनता है तो बताइए कैसे बनता है? बेसिक एसिडिक कैसे बनता है? हमें पता है कि प्रोटीन एमिनो एसिड से बनता है। एमिनो एसिड आर 3 टाइप्स, एसिडिक मतलब एसिड एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड और न्यूट्रल एमिनो एसिड। तो जो प्रोटीन बेसिक एमिनो एसिड से बना है, मतलब जो प्रोटीन बेसिक एमिनो एसिड से बना है, वो बेसिक प्रोटीन होगा। देखिए प्रोटीन क्या है। अब एमिनो एसिड की जो चेन होती है ना, तो हिस्टोन प्रोटीन इज़ रिच बेसिक एमिनो एसिड। जिस प्रोटीन में बेसिक एमिनो एसिड लगा देते हैं तो वो बेसिक प्रोटीन बन जाएगा, है ना। देयर आर 2 बेसिक प्रोटीन विच आर फाउंड abundantly in histone protein. There are lysine and arginine. लाइसिन और आर्जिनिन बेसिक प्रोटीन एमिनो एसिड हैं, जिससे भरा हुआ है हिस्टोन प्रोटीन। अब देखिए, हिस्टोन प्रोटीन एक्चुअली हिस्टोन प्रोटीन के गोला बनाने के लिए एक्चुअली में हिस्टोन के 8
पार्टिकल्स लगते हैं तब ये एक गोला बनता है। हिस्टोन एक्चुअली 5 टाइप्स के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4। अब इन सब के क्या करते हैं, सबके 2-2 पीसेस लेंगे और H1 को छोड़कर, है ना, और इन 8 पीसेस को जोड़ देंगे, एक गोला बन जाएगा। इसे कहते हैं, मतलब कई सारे गोले बन जाते हैं ना, तो इसे कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। यदि याद रखिए कि हिस्टोन हमेशा ऑक्टोमर होता है। ये 8 पीसेस का बना होता है। अब इस जो हिस्टोन प्रोटीन पर डीएनए को लपेट देते हैं, है ना। ये जो टर्न बनाता है और ये दिखता कैसा है, जस्ट लाइक अ बीड्स ऑफ माला। दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसका नाम है, इट इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियोसोम। इसमें 2 चीज़ें आ रही हैं, डीएनए हिस्टोन, डीएनए प्लस हिस्टोन। दूसरी बात, बीड्स लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ क्रोमेटिन। एंड डीएनए के जो न्यूक्लियोसोम, 2 डीएनए के जो, मतलब जो न्यूक्लियोसोम के बीच में, 2 डीएनए के न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए पड़ा है, न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए पड़ा है, इट इज़ कॉल्ड द लिंकर डीएनए। 2 डीएनए के बीच में जो न्यूक्लियोसोम पड़ा है ना, नहीं, न्यूक्लियोसोम के बीच में डीएनए पड़ा है भाई, इट इज़ कॉल्ड द लिंकर डीएनए। ओके, जो हिस्टोन के ऊपर नहीं लिपटा होता है, लिंकर डीएनए के साथ भी एक हिस्टोन लगा होता है, H1 हिस्टोन। दिस H1 हिस्टोन ऑलवेज अटैच विद लिंकर डीएनए। एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर कितने बेस पेयर लिपटे होते हैं, देखें, डीएनए लिपटा होता है, उसमें बेस पेयर होते हैं। देखो, एक न्यूक्लियोसोम पर 200 बेस पेयर पर न्यूक्लियोसोम। अब हम क्रोमेटिन को क्रोमोसोम में डालना है। अब ये क्रोमेटिन की फोल्डिंग होगी, जो क्रोमेटिन है उसकी फोल्डिंग होगी। तो जब ये फोल्डिंग हो जाती है, क्रोमेटिन के पास एक और प्रोटीन आता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा। इसके अराउंड क्रोमेटिन घूम जाता है। सो क्रोमेटिन गोस, जैसे बाल कर्ल करते हैं ना, वैसे ही जब क्रोमेटिन यहाँ से बाहर निकलते हैं तो कर्ल फॉर्म में निकलते हैं। अब ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ऐसे लटक जाता है, जैसे कि एक वायर लटका हुआ होता है ना, सेम वैसे ही। अब हम बात करेंगे किसकी, डीएनए, है ना। तो द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि जेनेटिक मटेरियल को सर्च करना है। तो कैसे करेंगे भाई, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या था, देखिए 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था। बेसिकली इन्होंने बैक्टीरिया, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कॉज निमोनिया। तो निमोनिया कॉज करवाने के लिए जो बैक्टीरिया था, उसके 2 स्ट्रेन लिए। मीन्स रफ स्ट्रेन और दूसरा स्मूथ स्ट्रेन, 2 स्ट्रेन ले लिए। रफ स्ट्रेन कैसा था, नॉन वायरुलेंट था, और जो स्मूथ था, शाइनी स्ट्रेन जो था ना, शाइनी स्मूथ स्ट्रेन, वो कैसा था, वायरुलेंट था। मतलब रफ R स्ट्रेन और शाइनी स्मूथ मतलब S स्ट्रेन। तो जो रफ स्ट्रेन था वो नॉन वायरुलेंट, मतलब क्या हो गया, डिसीज़ नहीं करवाने वाला। वायरुलेंट मीन्स डिसीज़ करवाने वाला। बेसिकली ये शाइनी या स्मूथ क्यों कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर एक म्यूकस की पॉलीसैकेराइड की कोटिंग है उसके सरफेस पर, जो कि उसे शाइनी बना देती है। और पता चला कि ये जो शाइनी स्मूथ है वो वायरुलेंट है, यानी कि डिसीज़ करवाता है, और जो रफ स्ट्रेन है वो नॉन वायरुलेंट है, यानी कि वो डिसीज़ नहीं करवाता है। तो जो फ्रेडरिक
ग्रिफिथ थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को इंट्रोड्यूस करवाया माइस में। उन्होंने देखा कि माइस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि एस स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट है, एस नहीं आर स्ट्रेन सॉरी। अब माइस में कोई डिसीज़ नहीं हुई, वो सरवाइव कर गया। लेकिन जब उन्होंने एस स्ट्रेन को माइस में इंट्रोड्यूस करवाया तो देखा कि एस स्ट्रेन ने माइस में निमोनिया डेवलप करवा दिया, माइस मर गया। अब उन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है, मैं उसको हीट किल करके देखूं, जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको लॉस कर दूं। तो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को माइस में इंट्रोड्यूस किया। तो उन्होंने देखा कि इसमें माइस में कोई डिसीज़ नहीं करवाई, वो सरवाइव कर गया हीट किल एस स्ट्रेन को जब इंट्रोड्यूस किया। तो अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं उसको आर स्ट्रेन के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊँ। तो उन्होंने माइस को अंदर हीट किल वाले एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ इंट्रोड्यूस करवाया। तो उन्होंने देखा, उन्हें पता चला कि ऐसा क्या हुआ कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था कि मतलब ऐसी क्या चीज़ थी कि जिस वजह से ये आर स्ट्रेन वायरुलेंट हो गया। जब ये वायरुलेंट हो गया तो माइस को निमोनिया हो गया, तो फिर वो मर जाएगा। ऐसा ही हुआ। इससे ये ये कन्फ्यूज़न हो गया यहाँ कि दैट सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स फ्रॉम द हीट किल एस स्ट्रेन फ्रॉम ट्रांसफॉर्म द आर स्ट्रेन मीन्स ऐसा कुछ सब्सटेंस था जो कि जिसकी वजह से जैसे ही वो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गया तो आर स्ट्रेन वायरुलेंट हो गया और माइस मर गया। लेकिन ग्रिफिथ अपने एक्सपेरिमेंट में ये नहीं बता पाए कि ये एक्चुअल में था क्या, वो सब्सटेंसेस क्या था, जो केमिकल क्या था कि जिसकी वजह से आर स्ट्रेन जो था वो वायरुलेंट हो गया। उसने क्या किया कि म्यूकस की कोट को सिंथेसाइज कर दिया। अब बायोकेमिकल नेचर जिन्होंने दिया था, अब आए 3 साइंटिस्ट आए। एक तो थे एवरी, मैक्लियोड और वो मैककार्टी। इन तीनों साइंटिस्ट ने बायोकेमिकल नेचर, जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए, उसके बारे में बताया। बेसिकली इन तीनों साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे, उनका जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि कोई ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंसेस था जिस वजह से आर स्ट्रेन वायरुलेंट हो गया और माइस में निमोनिया उसने करवाया और वो मर गया। तो ये जानना चाहते थे कि वो केमिकल नेचर है क्या। इन तीनों ने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को दोबारा से किया, उसको करके देखा और पता लगाया वो कौन से केमिकल हैं। तो उन्होंने सबसे पहले सारे प्रोटीन्स को किल करने के लिए करवाने के लिए प्रोटीएस एंजाइम्स को हीट किल में डाल दिया और उन्होंने देखा कि फिर भी आर स्ट्रेन वायरुलेंट हो रहा है और माइस को निमोनिया डिसीज़ हो रही है, वो करवा रहा है। अब उन्होंने जितने भी आरएनए थे उनको हीट किल स्ट्रेन में उनको डाइजेस्ट करवा दिया आरएनए एंजाइम्स को यूज़ करके, तब भी कोई चेंज नहीं आया। अभी भी यहाँ से कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंसेस था, मतलब जो सब्सटेंस था जो आर स्ट्रेन में गया वो वायरुलेंट हो गया। वायरुलेंट होगा जिससे माइस मर गया, डाई हो गया। अब उन्होंने क्या किया कि जो एस स्ट्रेन के डीएनए को डाइजेस्ट करवाया। डीएनए को डाइजेस्ट करवाने के लिए उन्होंने डीएनए एंजाइम्स को यूज़ किया और देखा कि आर स्ट्रेन में कोई भी सब्सटेंसेस आर स्ट्रेन में नहीं गया। आर स्ट्रेन के ऊपर म्यूकस की कोटिंग नहीं आई और माइस मरे भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सब्सटेंसेस
जो सब्सटेंसेस है वो डीएनए ही था, जो कि आर स्ट्रैंड के ऊपर म्यूकस की कोटिंग सिंथेसाइज कर रहा था। ठीक, इसी वजह से माइस में निमोनिया डेवलप हो रहा था ना, और वो मर गए थे। ओके, तो इन तीनों ने ये बताया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। ये पूरा उन्होंने, यहाँ तो मैंने आपको ऐसे बताया था ना, अब ये इन्होंने फिर दोबारा जो किया था, ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट था उनका। ओके, I hope you understand. Thank you. Take care.